हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। इसमें आपका चैप्टर आज रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। इसमें देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर जिसको हम कहते हैं। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो होती हैं, ये किसी, मान लीजिए आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने वाले जो पाए जाते हैं उनकी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों में जो है किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने को उनकी हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब इसमें बीच में जो आंकड़ा होता है उसके आसपास जो पाए जाते हैं उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य अलग होता है, माध्यिका अलग होती है, बहुलक अलग होता है। तो यहाँ पर आपको माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। माध्य आपको नहीं दिया है, तो चलिए ठीक है, माध्य हम आपको माध्य ही शुरू करते हैं। पहले माध्य ही शुरू कर दें। यहाँ पर माध्यिका और बहुलक दिया गया है। चलिए तीनों हम शुरू करते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। तो सबसे पहले हम माध्य शुरू करेंगे। इसकी अंग्रेजी होती है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम समांतर माध्य स्टार्ट करेंगे। इसको हम समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में देखिए इसमें आंकड़े जो होते हैं दो रूपों में पाए जाते हैं। एक वर्गीकृत आंकड़ा होता है, दूसरा अवर्गीकृत होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है उसमें वर्ग अंतराल होता है। जैसे वर्ग अंतराल आप पढ़े होंगे, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जो इस तरह से आंकड़े दिए होते हैं जिन क्वेश्चंस में, वे ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। और जिसमें सीधा सीधा आपको दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका ये आंकड़ा जो है अवर्गीकृत है। ठीक है, तो चलिए आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। समांतर माध्य बराबर होता है कि दिए गए, यहाँ सबसे पहले हम अवर्गीकृत के लिए निकालेंगे। अवर्गीकृत आंकड़े, सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम निकालेंगे समांतर माध्य को। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। उसे समांतर माध्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आंकड़े दिए गए हैं x1, x2, x3, x4, x5, आगे और भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, चलिए 5 ही आंकड़े रहने दीजिए। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े दिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं समांतर माध्य बराबर, अब इनको हम पांचों आंकड़ों को जोड़ करके
इनकी संख्या से हम भाग करेंगे। 5 आंकड़े हैं बटे 5 कर देंगे। समांतर माध्य को हम x बार से निरूपित करते हैं। समांतर माध्य को x लिख करके उसके ऊपर बार लगा करके से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ x बार बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 5। ये हो जाएगा समांतर माध्य। अब इसको अगर हम परिभाषित रूप में लिखें तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका समांतर माध्य का फार्मूला हो गया। और इसको अगर हम संक्षेप रूप में लिखना चाहें, संकेत रूप में, तो x बार बराबर लिख सकते हैं सिग्मा x बटे n। यहाँ पर n जो है पदों की संख्या है। n जो है पदों की संख्या को व्यक्त करता है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को कुछ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2 5 5 10 ले लीजिए 2 5 10 15 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए इनका समांतर माध्य निकाल लीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर ऐड कर लीजिए पदों को 2 + 5 + 10 + 15 + 3। ये पदों का योग हो गया बटे इनकी संख्या कितनी है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। 5 से आप भाग करें। इनको जोड़ लीजिए सबसे पहले 5 2 7 10 7 17 17 3 20 20 10 30 5 35 35 बटे 5 भाग दे दीजिए 5 7 35। यहाँ पर समांतर माध्य आ गया, समांतर माध्य। समांतर माध्य आपका आ गया 7। ठीक है, तो हम इसी तरह से इनका समांतर माध्य हम निकालेंगे। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कॉलम प्राप्तांक, एक कॉलम आपको दिया है प्राप्तांक और एक कॉलम दिया है बारंबारता। प्राप्तांक और बारंबारता आपको दिया है, तो प्राप्तांक वाले आंकड़े पहले आप लिख लीजिए क्या क्या है। 11 12 13 14 15 16। 11 12 13 14 15 और 16, ये तो हो गया प्राप्तांक। और इसके बाद बारंबारता क्या है, 3 7 8 5 2 4। 3 7 5 8 2 4। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो है एक प्राप्तांक हो गया और एक बारंबारता हो गई। तो अगला हम कॉलम खींचेंगे, इसमें एक और कॉलम बनाएंगे पद गुणे बारंबारता का।
या प्राप्तांक को हम पद भी कह सकते हैं। तो अब इसको हम प्राप्तांक को यक्ष से निरूपित करेंगे और बारंबारता को यफ से निरूपित करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। अगला कॉलम यफ इंटू यक्स हो जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए, यफ गुणे यक्स करेंगे हम तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, फिर हो जाएगा 13 पच्चे 65, फिर आगे इसी तरह से, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 64। इस तरह से हम गुणा कर लेंगे। 11 गुणे 3 करेंगे 33, 12 गुणे 7 करेंगे 84, फिर 13 गुणे 5 करेंगे 65, 14 गुणे 8 करेंगे 112, उसके बाद 15 गुणे 2 करेंगे 30, 16 गुणे 4 करेंगे 64। तो इस तरह से हम पहले सबका गुणा कर लेंगे। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर नीचे सिग्मा यफ करेंगे। सिग्मा यफ का मतलब बारंबारताओं का योगफल करेंगे हम। तो इनको जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15, 15 8 हो जाएगा 23, 23 2 25, 4 29। बारंबारताओं का योगफल हो गया 29। और यहाँ पर हम ये जो पद गुणे बारंबारता है इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए, 4 3 7 5 12 2 14, 14 4 18 के 8 हासिल 1 हो गया, फिर 6 3 9 1 10 11 6 17, 17 8 25, 25 और 3 28, 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 हो जाएगा 3। एक बार इसको और हम कैलकुलेट करते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18 के 8 हासिल 1 हो गया। इसके बाद 6 3 9, 9 1 10, 1 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 3 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 388 आएगा। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा 388। तो चलिए आगे, अब इनको जो है फार्मूला लगा दीजिए। समांतर माध्य एक्स बार बराबर, यहाँ पर फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है जब पद और बारंबारता दिया हो तो उस फार्मूले को हम यूज करते हैं। एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 388 बटे सिग्मा एफ का मान है 29। इसको आप जो है हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका इसका जो है माध्य हो जाएगा। 388 में आप 29 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया, और आगे आप जो है अगले क्वेश्चन के बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे।